अभी अभी की बात थी कि कोविड के झटके और दुनिया भर में हो रहे सेमीकंडक्टर क्राइसिस को झेलने के बाद चीज़ें ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहतर हो रही थी, लेकिन अब एक नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई वैसे तो यहाँ से हज़ारों मील दूर चल रही है, लेकिन उसके झटके यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री की रफ्तार को फिर से धीमा कर सकते हैं। कच्चा तेल $100 के ऊपर पहुँच चुका है, जिसका असर ऑटो इंडस्ट्री पहले से ही झेल रही थी, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक होती तो भी गनीमत होती। मुश्किल तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब ऑटो इंडस्ट्री की डोर रूस और यूक्रेन से इस कदर जुड़ी है, जिसके कटने से इंडस्ट्री की सांसें उखड़ने लगती हैं। ऑटो इंडस्ट्री के लिए आई इस ऑटोमेटिक मुसीबत को पहले समझते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। करे कोई और भरे कोई, ग्लोबलाइज हो चुकी इस दुनिया के अपने फायदे हैं तो नुकसान भी कम नहीं है। रूस और यूक्रेन जंग की आग में झुलस रहे हैं तो उसकी आंच भारत की ऑटो इंडस्ट्री पर भी पड़ रही है। कच्चे तेल का ब्रेक फेल हो चुका है और ये $116 तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से ऑटो कंपनियों की इनपुट कॉस्ट भी बढ़ गई है। कच्चा तेल महंगा होने से कारों की बिक्री पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा कीमती मेटल्स जिनका इस्तेमाल गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग में होता है, जैसे पैलेडियम और निकल, इनके दाम भी बढ़ चुके हैं। पैलेडियम का इस्तेमाल BS6 गाड़ियों की कोटिंग में होता है और रूस ही इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ से 40% पैलेडियम का उत्पादन होता है। इसके अलावा 8 से 10% रिफाइंड निकल की सप्लाई भी सिर्फ रूस से होती है। निकल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बैटरीज में होता है। फरवरी की शुरुआत से लेकर अब तक पैलेडियम की कीमतें 14% तक बढ़ चुकी हैं, जबकि निकल के दाम 16% ऊपर जा चुके हैं। इसके अलावा पेंट जैसी चीजें भी महंगी हो रही हैं, जिनकी 60% लागत ही क्रूड ऑयल है। ऑटो कंपनियों का कहना है कि अगर कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो इसका बोझ ग्राहकों पर डालना पड़ेगा। अभी ऑटो इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर संकट से पूरी तरह उभरी भी नहीं है। इस मुसीबत ने फिर से यू टर्न मार दिया है। सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जिस नियॉन गैस का इस्तेमाल होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन से आता है। अगर इसकी सप्लाई में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं तो सेमीकंडक्टर संकट और भी गहरा सकता है। और संकट कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूक्रेन अकेला 70% इंडस्ट्रियल ग्रेड नियॉन गैस का उत्पादन करता है। इसके अलावा निकेल का इस्तेमाल भी सेमीकंडक्टर को बनाने में होता है, जिसकी सप्लाई पर असर पड़ने से मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग से उसके बड़े पोर्ट्स पर जहाजों की आवाजाही ठप है। वहां जाम जैसे हालात हैं। कई जहाज ब्लैक सी का रास्ता छोड़कर दूसरे समुद्री रास्तों से निकल रहे हैं, जबकि ब्लैक सी सबसे जरूरी समुद्री मार्ग है जो रूस और यूक्रेन के बॉर्डर से लगता है। इसके ठप होने से संकट और गहरा गया है। अगर जंग लंबी चली तो माल भाड़ा बढ़ने और कंटेनर की उपलब्धता आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि कच्चे तेल की सप्लाई में देरी होने और ज्यादा चार्ज का बोझ कंपनियों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर देगा। उत्कर्ष चतुर्वेदी, ET नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और जानकारी के लिए बात करते हैं, और इसके लिए हमने आपको 360 डिग्री व्यू देने की कोशिश करी है। एक व्यू गौरव बंगाल जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं S&P ग्लोबल मोबिलिटी के, उनकी तरफ से जो दुनिया भर में हो रहे मोटाउन के मूवमेंट्स को बहुत करीबी से देखते हैं, और एक हमारे ज़मीन से जुड़े हुए निकुंज सांगी जो कि पूर्व प्रेसिडेंट फाडा भी हैं, JS ऑटोमोबाइल्स के चेयरमैन भी हैं, और हिंदुस्तान में जो भी ऑटो इंडस्ट्री में सड़क पर हो रहा था उसकी पल पल की खबर निकुंज सांगी के पास रहती है। सबसे पहले गौरव आपके पास आते हैं। आप तो अपने काउंटर पार्ट से ही बात कर रहे होंगे ग्लोबली, क्या व्यू है इस समय इंडस्ट्री का, आपके काउंटर पार्ट का ग्लोबली इस क्राइसिस को लेकर, और इसका इम्पैक्ट जो आने वाला है वो इंडस्ट्री के ऊपर? देखिए, अगर हम ग्लोबल बात करें तो हम अपना फोरकास्ट जो है, हमारा जो S&P ग्लोबल मोबिलिटी का प्रोडक्शन फोरकास्ट है, हम उसको गिराने की सोच रहे हैं इस समय। अभी असेसमेंट चल रहा है, हमारा आकलन चल रहा है कि उसको हम कितना गिरा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे पास 3 चीजें आती हैं। एक आता है डायरेक्ट इम्पैक्ट, एक आता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, और तीसरा आता है कि जिसपे हम अभी जांच करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट में आता है कि गाड़ियां कितनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं इस रीजन से उस रीजन में, तो वहां पे हमारा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है।
इस समय तक, अभी तक कुछ कंपनियां भारत में ऐसी थी जो उस मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहती थी आने वाले दिनों के अंदर। हो सकता है वो अभी इस सिनारियो को देख के रुक जाएं। दूसरा इंपैक्ट है इनडायरेक्ट इंपैक्ट, जो अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और एक हद तक ही कार मेकर इसको अपने पास रोक सकेंगे, नहीं तो उनको उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कंज्यूमर के पास। अभी हम एक सप्लाई क्रंच पे चल रहे हैं, अभी ये सप्लाई क्रंच चलता रहेगा थोड़े टाइम तक, बट ये आने वाले टाइम में मतलब कि 6 महीने साल के बाद अगर प्राइस बढ़ते रहे तो हमें कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा ये डिमांड के अंदर। और तीसरी जिस चीज का हम कह रहे हैं, हम आंकलन कर रहे हैं इस समय, वो है नियॉन गैस। नियॉन गैस जो अभी आपके रिपोर्ट में भी बताया गया कि 90% प्रोडक्शन जो होती है नियॉन गैस की वो रशिया और यूक्रेन में होती है, जो कि एक बहुत ही अहम मटेरियल गैस है आपके एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेस को निकालने के लिए अपनी सेमीकंडक्टर मशीन्स के अंदर। तो अगर यहाँ पे 2 सिनेरियो हमारे पास आते हैं, अगर नियॉन गैस का अल्टरनेटिव हमें मिल जाता है तो हम उसको हमारे यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई के अंदर सेमीकंडक्टर की एलोकेशन बढ़ जाएगी ऑटोमोटिव के लिए। तो हम एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो की तरफ चले जाते हैं जहां पे कि बाकी रीजन्स के अंदर प्रोडक्शन ठीक रहेगा। और अगर हमें नियॉन गैस का अल्टरनेटिव नहीं मिलता तो हो सकता है कि प्रोडक्शन इंपैक्ट हो। तो ये सारा आकलन अभी हमारा चल रहा है, इससे ज्यादा अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि थोड़े दिनों के अंदर हमें भी एक आकलन अपने क्लाइंट्स के लिए प्रेजेंट करना होगा इस पे। निकुंज सर, मैं आपके पास आता हूँ। अगर हम इनपुट कॉस्ट की बात करें, प्राइस इंक्रीज़ की बात करें, पहले हुआ करता था कि जनवरी में हम बात करते थे प्राइस इंक्रीज़ होने की, फिर हम बात करते थे कई अक्सर फेस्टिव सीजन के आसपास अगर कोई प्राइस इंक्रीज़ हो जाता था। अब तो 4-5 प्राइस इंक्रीज़ पहले ही ले चुकी है इंडस्ट्री साल में। जनवरी की शुरुआत हुई है, वहाँ भी एक प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड पर? डिमांड अभी तो दुरुस्त भी दिख रही है, लेकिन अभी तो डिमांड का हमें पता भी नहीं, सप्लाई ही नहीं है। लेकिन आपका जो आकलन है, जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं, जब आप सड़क पे बात करते हैं, तो आपको क्या एहसास होता है कि डिमांड पे कितना असर पड़ सकता है अगर एक बार और फिर से प्राइस हाइक होता है तो? देखिए, एक तो ऑटो इंडस्ट्री में हमको सारे सेगमेंट्स देखने होंगे, 2 व्हीलर, कार्स, कमर्शियल व्हीकल, सभी को देखना होगा। पर अगर हम सिर्फ कार्स की भी बात करें तो कार्स में हम नोटिस करते हैं कि जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, उसका असर प्राइस इंक्रीज का ऑलरेडी देखने को मिलने लग गया है, क्योंकि वो वाला जो कस्टमर है जो एंट्री लेवल गाड़ी खरीद रहा है, उसका बजट बहुत सीमित है और वो ये प्राइस इंक्रीज को भी रेजिस्ट कर रहा है। तो फर्दर प्राइस इंक्रीज में तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। दूसरी बात यह है कि प्राइस इंक्रीज अभी तक भी, जो ऐसा मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि उन्होंने सारा प्राइस इंक्रीज जो ऑलरेडी हो चुका है वो भी पास ऑन नहीं किया है, और वो हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज करेंगे। और तब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि फर्दर प्राइस इंक्रीज कमोडिटी का नहीं होगा, जो असंभव है, क्योंकि कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज ऑलरेडी होने लग गया है और प्रोडक्शन इंपैक्ट होने लग गया है। इसकी वजह से प्राइस इंक्रीजेस तो आने हैं और मेरे को नहीं लगता कोई भी मैन्युफैक्चरर इस स्थिति में है कि वो प्राइस इंक्रीज अब्सॉर्ब कर सके। अगर और प्राइस इंक्रीजेस आते हैं तो उसका स्ट्रेस और ज्यादा महसूस होगा। डीजल के दाम मेरे ख्याल से 1.5 महीने से इलेक्शन का माहौल है उसमें रुके हुए हैं, पर बहुत जल्द रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। उसके बाद सभी का अनुमान है कि पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दाम काफी ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल $116 तक पहुंच गया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते हैं तो उसका भी असर ऑटो डिमांड पे बहुत अच्छा ऑब्वियसली नहीं होने वाला है। एंड अगेन बॉटम ऑफ द पिरामिड या सबसे निचले स्तर पे 2 व्हीलर्स और एंट्री लेवल कार्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका आएगा। गौरव, मैं आपसे समझना चाहता था कि सेमीकंडक्टर क्राइसिस से
अभी भी हम पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि अभी भी उस क्राइसिस के बारे में लोग कहते हैं वो क्राइसिस चाहे बेहतर हुई होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर ये जो पूरा इशू चलता रहा और अगर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट रहे तो उससे ये क्राइसिस फिर से बढ़ सकता है? और जो सप्लाई साइड में जो चैलेंजेस हैं, जो वेटिंग पीरियड इतने लंबे लंबे हो गए थे कि अगर आपको अपनी गाड़ी निकलवानी है तो 4-5 महीने रुकना ही पड़ जाता था, वो फिर कंटिन्यू कर जाएगा थोड़े और लंबे समय के लिए? गौरव, शायद तक आप म्यूट पे हैं, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकें। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात उत्कर्ष। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो क्राइसिस अभी भी चल रहा है और इस हफ्ते भी चल रहा है, इस महीने भी चलेगा, जो कि नॉर्मल सेमीकंडक्टर क्राइसिस की बात है। ये अभी जो नया क्राइसिस आया है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, इसका इम्पैक्ट अभी हमें दो महीनों में और नजर आएगा, जब हमें पता चलेगा कि चिप्स नहीं आ रही। अगर इम्पैक्ट आया तो, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, बट ये बढ़ेगा ही। अगर आता है तो डेफिनेटली आप 5 क्या 12 महीने तक की बुकिंग्स हमने देखी हैं, उसके ऊपर भी जा रही हैं बुकिंग्स कार्स की, तो वो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। और हमारे एज S&P ग्लोबल मोबिलिटी का जहां तक ताल्लुक है, हम अभी 2023 तक मान रहे हैं कि ये सेमीकंडक्टर इशू रहेगा, क्राइसिस रहेगी मार्केट के अंदर। निकुंज सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी आपके पास कई सारे लोग आते होंगे अपनी फेवरेट मॉडल को लेकर। क्या अब ये समय आ गया है कि जब वेटिंग पीरियड बढ़ रहे हैं तो लोग उन गाड़ियों से स्विच कर रहे हैं, या अपने जो बाइंग प्लान के दाम भी बढ़ रहे हैं, गाड़ी भी नहीं मिल रही है, तो कैंसिलेशंस क्या बुकिंग की शुरू हुई हैं अभी तक? तो उत्कर्ष, 2 चीजें हो रही हैं। एक तो कस्टमर खाली एक गाड़ी बुक नहीं कर रहा है, वो सारे ऑल्टरनेटिव अपने हाथ में रख रहा है। तो एक ही ब्रांड की गाड़ी वो 2-3 डीलरशिप्स पे बुक कर रहा है, या फिर ऑल्टरनेट ब्रांड्स को भी बुक कर रहा है, और उसके दिमाग में ये है कि जो गाड़ी मुझे पहले मिल जाएगी वो मैं ले लूंगा। और एक बार जब वो गाड़ी ले लेता है तो ऑब्वियसली जो उसने दूसरी बुकिंग्स करा रखी हैं वो सारी कैंसिल्स होती हैं, और वो कैंसिलेशन हम रोज देख रहे हैं। और कस्टमर क्लियरली ये बता के जा रहा है कि साहब, क्योंकि आप गाड़ी नहीं दे सके, मैंने कंपटीशन ब्रांड की ये गाड़ी खरीद ली है, इसलिए मुझे पैसा वापस दिया जाए। दूसरा, जिसके लिए गाड़ी इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसको शादी में देनी है, कोई ओकेजन पे उसको गाड़ी देनी है, वो तो ऑब्वियसली वेट करने के लायक नहीं है। वो 15 दिन, महीना भर, क्या साल भर तो वेट करना असंभव है। और फिर उसको जो गाड़ी मिलती है वो गाड़ी वो ले रहा है, और कई जगह गाड़ी नहीं मिलती है तो वो फिर गाड़ी का प्रोग्राम ही कैंसिल कर रहा है और किसी तरीके से वो अपना काम शादी का पूरा कर रहा है। तो नॉन अवेलेबिलिटी और लंबी वेटिंग लिस्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट रिटेल पे सभी ब्रांड्स को नुकसान हो रहा है, खाली कोई एक आध ब्रांड नहीं है। गौरव, एक बार मैं आपसे ना फ्रेट रेट्स के बारे में और जो शिपिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि भाई भले ही हमारा चाहे वो मेन रास्ते में ना आता हो, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि जो ब्लैक सी पे इम्पैक्ट पड़ा है, जो रशिया यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास जो समुद्र है उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, उससे हमें कितना और कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट पड़ता है, आजकल की जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और अगर एक साइड पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वो उस पे कंटेनर फ्रीट की प्राइसेस, जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी अभी बताया कि वो बढ़ जाते हैं एक साइड पे। अगर कंटेनर ब्लॉक्स होने शुरू हो जाते हैं, शिपिंग एक साइड पे ब्लॉक होनी शुरू, तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। अभी भी हमने पीछे अगर देखा हो तो हमने यूएसए में सुना था कि ब्लॉकेड आ गया है, चाइना में एक बार ब्लॉकेड आया था, अभी हम रिसेंटली सिंगापुर में सुन रहे हैं, तो उसके बाद अब ये एक और इश्यू आ गया है ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने के वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है इस सिनेरियो के अंदर। गौरव, आपसे एक मुझे सवाल पूछना था, अभी करंट जो सप्लाई साइड है वो कैसी है कंटेनर क्राइसिस को लेकर, और फिर उसका कितना इम्पैक्ट ग्राउंड पे हो रहा है गाड़ियों को लेकर, वेटिंग पीरियड को लेकर, उसको लेकर मैं निकुंज सर के पास आऊँगा। पर आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, करंट कंटेनर अवेलेबिलिटी कैसी है? और एक और मेरा जो सवाल था कि जैसे कि आपने कहा कि वेट एंड वॉच का मोड है, कब तक अगर ये खिंचता है तो हमें डेफिनेट असर होना शुरू हो जाएगा?
देखिए, इस समय ये बहुत बहुत ही अर्ली स्टेजेस हैं, इस पे कुछ भी स्पेकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए कि ये कितने टाइम तक खिंच सकता है, और ये बात मेरे हिसाब से कोई भी नहीं बता सकता कि कितने टाइम तक खिंच सकता है। तो इस पे मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा और कोई स्पेकुलेशन नहीं देना चाहूंगा। निकुंज सर, आपसे सवाल पूछना था मुझे कि किस तरीके के वेटिंग पीरियड इस समय है, क्या वो पहले से बेहतर हुए थे थोड़े बहुत? क्या सिचुएशन ऐसी आई थी कि लोगों को गाड़ी मिल रही शुरू हो गई थी, या अभी भी वेटिंग पीरियड उसी तरीके के चल रहे हैं जिस तरीके के पहले से थे? वेटिंग पीरियड्स कम तो नहीं हुए थे, बट उम्मीद डेफिनेटली जग गई थी, उम्मीद हो गई थी कि वेटिंग पीरियड्स कम होंगे। पर एक क्राइसिस के बाद दूसरा क्राइसिस, वेटिंग पीरियड्स वापस लंबे होने लगे हैं, और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इवन रोड ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स फॉर लोकल इंडस्ट्री एक प्रॉब्लम हो रही है। तो गाड़ियां अगर बन भी रही हैं तो वो सारी डिस्पैच नहीं हो सक रही हैं, तो लोकल सप्लाई चेन में भी इम्पैक्ट ऑलरेडी नजर आ रहा है। हम लोगों की गाड़ियां बिल होके प्लांट में खड़ी हैं पर डीलर्स को नहीं मिल रही हैं, और ऐसा भी सभी ब्रांड्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री के लिए इमीडिएट फ्यूचर में, उत्कर्ष।